It is the first and last protecting device. It is the first and last protecting device of the substation. Protecting device of the substation. Next one. It is used to direct the lightning occurs it is used to divert the lightning occurs outside the substation. Lightning occurs outside the substation. Next one. Two or more. ये डबल बना रहे हो? वो नहीं है जो शॉर्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं। उसका तो वजन ही बहुत है। चालू था ना? Next point, two or more LAs ऐसे लिख लो, two or more LAs are kept at both sides of power transformer for diverting of lightning occurs within the substation. Next point, LAs are made up of metal oxide, line, silicon carbide, CARBIDE, silicon carbide, and ZNO, जिंक ऑक्साइड होता है ना, and ZNO. नो होता क्या है, जैसे ये जो आपका लाइटनिंग अरेस्टर है, अगर हाई आपकी लाइटनिंग आती है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है उसकी, तो उसके लिए ये लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा देता है, और अगर मान लो नॉर्मल सप्लाई आती है उसके लिए हाई रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। ये भी लिखिए, दे ऑफर लो रेजिस्टेंस for lightning surge. They offer low resistance for lightning surge and high resistance for normal supply voltage. ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक इनकी मतलब वो नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कोई रेशियो नहीं होता है,
फ्रीक्वेंसी से इंडिपेंडेंट होते हैं मेनली. दे must operate independent of frequency so that the impulse of LA is unity. Impulse ratio of LA is unity. इम्पल्स होता है जैसे हाई फ्रीक्वेंसी जो सर्ज वोल्टेज की अपॉन लो फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल सप्लाई की, उनका जो रेशियो आता है वो इसका 1 ही आएगा. ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग CVT, कैपिटल में डालना CVT. CV कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर. CVT कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर. आपको पता है कैपेसिटर वोल्टेज को स्टोर करता है. तो बस हम कुछ नहीं करेंगे. हमने क्या किया है, जैसे मान लो काफी सारे कैपेसिटर्स आपने लगा रखे हैं. ठीक है. नाउ अब मैं इसके अक्रॉस के अंदर एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कनेक्ट करूंगा. मान लो इस कैपेसिटर में 55 वोल्ट है, तो इधर भी 55 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा. तो कैपेसिटर लगा के हम लोग क्या कोई भी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं. आपने कोई भी डिवाइस के आसपास कैपेसिटर लगा दिया तो यहाँ से लेकर इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है आप वो मेजर कर सकते हो. पीटी की तरह अलग से काम करता है, मतलब ये खुद वोल्टेज की तरह काम करता है ना, वोल्टेज को अपने अक्रॉस अपीयर करा लेता है. नेटवर्क में भी देखा हुआ है ये. ठीक है. तो इसमें एक बार लिखो, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ capacitance used for नंबर 1. मतलब यूजिंग के हिसाब से प्रिंसिपल आ जाएगा इसका. नंबर 1, मेजरिंग हाई वोल्टेज इन ईच फेज of the feeder. मतलब फीडर के अक्रॉस के अंदर लगा लो, कोई भी फेज है उसके अक्रॉस का आपको वोल्टेज मिल जाएगा. सेकंड, प्रोवाइड वोल्टेज सिग्नल टू, जो आपके ये मेजरमेंट वाले डिवाइसेस हैं उनको मतलब उसको भी सिग्नल प्रोवाइड करा सकते हो. जैसे एनर्जी मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, इन सबको करा सकते हैं ना इससे. मेजरिंग हाई वोल्टेज, सॉरी प्रोवाइड वोल्टेज सिग्नल लिखा है ना, प्रोवाइड वोल्टेज सिग्नल्स टू वोल्ट मीटर, कॉमा एनर्जी मीटर, कॉमा प्रोटेक्टिव रिलेस like directional, comma distance, comma over voltage, at so on. ठीक है. नाउ एक और पॉइंट लिख लो, मतलब अलग से. इंटरनली ये मतलब वैसे नहीं है, 1 2 3 नहीं है, वो दो 1 और 2 लगाए होंगे उनके पास. ये जो दोनों पॉइंट लिखे ना, मेजरिंग हाई वोल्टेज वाला, प्रोवाइडिंग वोल्टेज सिग्नल, इनमें 1 2 लगा लिया ना. ठीक है. नाउ एक नॉर्मल पॉइंट लिख लो. इंटरनली इट कंसिस्ट ऑफ LC tuned circuit. Internally it consists of LC tuned tuned circuit used for current carrier protection system.
देखो, यहां से लेकर मान लो इस लाइन तक का 220 वोल्ट है। मैंने यहाँ पे एक एज्यूम कर लो कि मैंने 4 कैपेसिटर लगाए इक्वल रेटिंग के, ठीक है, 4 लगाए, तो एक के अक्रॉस में कितना वोल्टेज अपीयर होगा? कितना आएगा? 55 आ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है कि एक के अक्रॉस 55। नाउ अगर मैं 2 ही लेता तो एक के अक्रॉस 110। तो अगर मान लो मैं 10 लेता कैपेसिटर, तो एक के अक्रॉस 22। तो क्या कम कर सकते हो आप? अगर आपको कम चीज ज्यादा दे रखा है तो आप ऐसे कम भी कर सकते हो। नो, अब मान लो कि इसके अक्रॉस आ रखा है आपका 55 वोल्ट, या एक हमने इंडक्टर लगा दिया और एक फिर यहाँ पे अब आपने इसको ट्रांसफार्मर सप्लाई दे दी। कोई बात नहीं, कोई नो, ये 55 वोल्ट है। अब आप इसको ये वाले ट्रांसफार्मर के साथ किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने यहाँ एक वोल्ट मीटर को सप्लाई दी थी, वो वोल्ट मीटर बता रहा है 110 वोल्ट, मतलब 1:2 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीबीटी काम करता है, मतलब डायरेक्टली आप इसको मेजर नहीं कर सकते। अगर हायर वोल्टेज है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, ज्यादा भी, जो जो आपकी इच्छा है, जितने का आपका डिवाइस है उस अकॉर्डिंग लाके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बनाना चाहो तो बना सकते हो या वैसे कर। पावर सिस्टम की मेरे पास 5 कॉपियां हैं, एक तो कोई ले गया था। आपका तो ज्यादा सिलेबस रहा होगा ना? बहुत ज्यादा है। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं रहा। ये देख, ये जो कॉपी है ना, तो तुम्हें पढ़ा ही नहीं, यही रहा है सिर्फ। तुम्हारा ज्यादा है, गेट में नहीं आता। गेट में जनरेशन खत्म है, और ये जो ट्रांसमिशन वाला जितना तुम्हें पार्ट करवाया ना, ये आता ही नहीं है एक तरीके से। वहाँ तो यूटिलाइजेशन में नहीं पूछा जाता ना, वो तो अलग है। यूटिलाइजेशन पावर सिस्टम का पार्ट ही नहीं है। पीटी और सीटी के बारे में थोड़ी लिखाना है। हम्म, ठीक है। मतलब पीटी की जो एक्यूरेसी है ना, सीबीटी से ज्यादा होती है। पीटी की तरह ही काम कर रहा है करने को, लेकिन पीटी की एक्यूरेसी इससे ज्यादा होगी, याद रखना ये चीज। चलो, वेव ट्रैप, डब्ल्यू, जैसे इन कैपेसिटर के नाम लिख लेना, C2 लगा लो, इस इंडक्टर के L2 लगा लेना, मतलब नाम तो लिख लेना। नहीं, सबके C2 ही कर लो, L2 कर लो, मतलब LC ट्यून सर्किट हो गया ना। आपके वो फिल्टर नहीं पड़ा होगा क्योंकि नेटवर्क में आता नहीं है वो फिल्टर, बाकी क्लियर हो जाएगा। वेव ट्रैप, WAVETRAP, इसका क्या मतलब है? वेव ट्रैप हो गया आपकी एक तरीके से, जो भी फ्रीक्वेंसी की आ रही है, उनको लो वाले को लेना है तो लो वाले को ले लेगा, हाई वाले को कैंसिल कर देगा। हाई को लेना है तो लो वाले को कैंसिल कर देगा। तो एक तरीके से फिल्टर लगाया ना आपने। जो छलनी होती है चाय की, वो क्या करती है, चाय को ले लेती है, कचरे को बाहर रख लेती है। तो उसी तरीके से ये वेव ट्रैप है, मतलब इसके अंदर जो चाहिएगा वो ही निकल पाएगा, बाकी की वहीं फंसी रह जाएंगी, ठीक है। तो इसमें लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ एलसी ट्यून्ड सर्किट। आपके क्या नेटवर्क में फिल्टर नहीं है, तो ये ट्यून्ड सर्किट आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे एलसी सर्किट है, एलसी ट्यून्ड है, तो ये क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी के फिल्टर के लिए काम करते हैं। अलग अलग आते हैं, कोई लो फ्रीक्वेंसी फिल्टर होता है, हाई फ्रीक्वेंसी फिल्टर। इट कंसिस्ट ऑफ एलसी ट्यून्ड सर्किट, एलसी ट्यून्ड सर्किट
ये क्या है? अच्छा ठीक है. It consists of LC tuned circuit. One is line trap. One is line trap and wave trap tuned. One is line trap and wave trap tuned. Wave trap tuned. TUNED tuned. Wave trap tuned for power and communication frequencies. For power and communication frequencies. जैसे communication frequencies कौन सी होती है? वो मेगा हर्ट्ज के अंदर जो आती हैं. तो मेन हमारा काम क्या है? पावर फ्रीक्वेंसी को पास करवाना है या कम्युनिकेशन को? पावर को. तो पावर के लिए क्या रेजिस्टेंस पास कैसा होना चाहिए? लो. और कम्युनिकेशन के लिए हाई रेजिस्टेंस पास होना चाहिए. तो आगे वाली लाइन लिख लो एक अलग से. द पावर फ्रीक्वेंसी यूनिट ऑफर्स. इसी में आगे वाले पॉइंट में द पावर फ्रीक्वेंसी यूनिट ऑफर्स low resistance for the power frequency. The power frequency unit offers low resistance for the power frequency and high resistance for the communication frequency. And high resistance for the communication frequency. And other unit offers low resistance for communication frequency. Low resistance for communication frequency and high resistance for power frequency. And high resistance for power frequency. ये होता है वेव ट्रैप. मतलब अलग अलग आपने दो यूनिट बनाती. एक यूनिट क्या कर देगी? जो पावर फ्रीक्वेंसी है उनको पास करा लेगी, कम्युनिकेशन को ब्लॉक रख लेगी. दूसरी वाली कम्युनिकेशन को पास कराएगी और पावर को ब्लॉक कर देगी. तो एक तरीके से आपकी पावर वाली अलग चलेगी और जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसीज है वो आपकी अलग आ गई. ठीक है. हेलो. अरे मैं क्लास में हूँ. ठीक है. जो स्काडा होता है ना, स्काडा जानते हो? स्काडा उनके थ्रू ये चलते हैं. वैसे स्काडा वगैरह के थ्रू ये वेव ट्रैप बना सकते हो आप. रेडार सिस्टम में पीएलसी सॉफ्टवेयर, मतलब पीएलसी और स्काडा एक सॉफ्टवेयर आता है. पीएलसी होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल. उसमें लेडर डायग्राम बनते हैं. स्काडा के अंदर उसको ऑपरेशन करते हैं. स्काडा एक सॉफ्टवेयर का नाम है. तो उसमें ये सारे होते हैं. ठीक है. वेव ट्रैप बस क्लियर है कि हाँ वो वेव्स के लिए काम में लेंगे. नहीं वो अलग है. ये ऐसे लगते हैं. देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ. जैसे ये एक पूरी ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है. इधर ये जो सर्किट ब्रेकर है उससे पहले आपके सीटी लग रहे हैं और ये वाला ग्राउंड के लिए लग रहा है कि रिलीज करने के लिए. नो. आगे आइसोलेटर के बाद में एक वेव ट्रैप लग रहा है, एक सीवीटी लग रहा है, एक एलए लग रहा है. ठीक है. वेव ट्रैप का काम क्या रहेगा? जैसे मान लो कि इसने लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करा रखा कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी के लिए, तो कम्युनिकेशन वालों को ग्राउंड कर देगा. दूसरा सीवीटी लग रहा है ग्राउंड के साथ के अंदर, वो तो ग्राउंड तो उसको करना पड़ता है. एक आपका एलए लग रहा है. एलए स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर लगता है. एक तो स्टार्टिंग में भी लग जाएगा और एंडिंग के अंदर भी धरा के लगेगा और बीच के अंदर भी कई बार लगाएंगे. पावर ट्रांसफार्मर के पास में एलए लग रहा है दोनों साइड. वो मैंने वही बताया था, उसमें भी लिखाया था पावर ट्रांसफार्मर के दोनों साइड आपका एलए लगेगा.
तो ये डायग्राम की आपको जरूरत नहीं है इन सब की, तो इसलिए वो लिखवाया नहीं, गेट वगैरह के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। सीटी पीटी तो हो ही गया। एक अर्थ स्विच आता है। अर्थ स्विच का काम क्या रहता है, कोई एनर्जी को डिस्चार्ज करना। मतलब अर्थ स्विच है, जैसे मान लो कि आपको कहीं रिपेयर पे जाना है, कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसके रिपेयरिंग के अंदर जाना है, कई बार कुछ एनर्जी स्टोर रह जाती है, अगर आपने उस पर हाथ लगाया तो करंट आपको लगेगा और वो हो सकता है किसी ह्यूमन बॉडी को डैमेज भी कर जाए। तो उससे बचाने के लिए एक अर्थ स्विच लगाते हैं। अर्थ स्विच का काम क्या है, जैसे पहले आपको नॉर्मल केस में वो ओपन रहेगा, ये ओपन है, जैसे यहाँ ट्रांसफार्मर या कुछ डिवाइस लगी हुई है, आप क्या करोगे, जब पहले तो ट्रांसफार्मर ऑफ करोगे, उसके बाद अर्थ स्विच को क्लोज करोगे ताकि पूरी की पूरी एनर्जी रिलीज हो जाए। अर्थ स्विच के बारे में लिखाना है क्या? हम्म, हाँ, एक चीज लिख लो, रिपेयरिंग में जाएंगे ना तो फर्स्ट ओपन लिखो, बिफोर रिपेयरिंग, बिफोर मेंटेनेंस अलग से, बिफोर मेंटेनेंस, बिफोर मेंटेनेंस, फर्स्ट ओपन सर्किट ब्रेकर, फर्स्ट ओपन सर्किट ब्रेकर, कॉमा, सेकेंड ओपन आइसोलेटर, कॉमा लगे, सेकेंड ओपन आइसोलेटर, and then close earth switch, and then close earth switch. Next, after maintenance, क्या करेंगे, पहले किसको करोगे, ये अर्थ स्विच को क्लोज करोगे, फर्स्ट क्लोज अर्थ स्विच, फर्स्ट मेंटेनेंस से पहले तो आपने ओपन कर ही दिया, सॉरी क्लोज कर ही दिया, अब ओपन स्विच, फर्स्ट ओपन अर्थ स्विच, then close isolator, then close isolator, and then close, क्या आ जाएगा, सर्किट ब्रेकर। पर यूनिट हो गया था ना आपके, हम्म, तो सिस्टम मैट्रिसेस, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, सिस्टम मैट्रिसेस, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितना क्वेश्चन आता है तुम्हारे, थोड़ा ही आता है यार, वैसे मैंने क्वेश्चन तो देखे नहीं। वाई बस के आते हैं या जेड बस के, मैट्रिक्स कौन सी, ये वाई बस पावर सिस्टम वाली, आसान कौन सी होती है, वाई बस या जेड बस, हम्म, देखो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, हाँ इसी के अंदर एक वो बस
और वाई बस मैट्रिक्स और वाई बस मैट्रिक्स। और एक कहते हैं हम ये आपका सोर्स हो गया, एक नंबर, 2 3 4 5। ये आपका कौन सा सिंगल लाइन डायग्राम है, ठीक है। ये क्या है, सोर्स, ये भी सोर्स, ये क्या है, ये रिले नहीं है, ये बसेस हैं। एक बस से मतलब कि दूसरी पावर जो ट्रांसफर करते हैं, एक मतलब एक जगह पे आप लाते हो। बस का सेंस ये हुआ जैसे मान लो कि आपका कोई जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, या सब स्टेशन है, तो वहां पर आप लाइनों को लाओगे और वहां से ले जाओगे। हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ आपको दे भी रहा हो एक्स्ट्रा भी खुद से, या हो सकता है नहीं दे रहा हो, दोनों काम हो सकते हैं। तो इस तरीके से बस का काम होता है, यहाँ से सप्लाई इस बस पे आई, फिर यहाँ से आगे जा रही है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हो पर फेज के अंदर, आप पर फेज में कन्वर्ट करना बताया था, पर फेज के अंदर। हाँ, सिंगल लाइन डायग्राम है ये, तो पर फेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये जो सोर्स है सिंक्रोनस मशीन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, एक इम्पीडेंस और एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। नाउ ये आ गया आपका नंबर 1। अब नंबर 1 से नंबर 2 तक जा रहे हैं, तो एक ट्रांसफार्मर आ रहा है, तो ट्रांसफार्मर को किससे रिप्रेजेंट करते हो, ट्रांसफार्मर को किससे रिप्रेजेंट करोगे, इम्पीडेंस, एक इम्पीडेंस से ही तो करेंगे, एक इम्पीडेंस से ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट कर देंगे। नाउ आगे ये बस दो में डिवाइड हो रही है, ठीक है, दो के अंदर कर दो, ये 2 नंबर वाला है, मतलब 2 पाथ बनेंगे इसके पैरेलल। एक ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन को भी हम एक इम्पीडेंस से डिनोट कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसी तरीके से 2 नंबर से 4 नंबर बस तक जा रहे हैं, उसमें भी एक इम्पीडेंस आ जाएगा, और 4 नंबर से 3 नंबर के अंदर भी एक इम्पीडेंस आपका आ जाएगा। ये क्लियर है। नाउ आगे 3 से 5 पे जा रहे हो, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बीच में एक इम्पीडेंस आ रहा है, जिसको हम मतलब ट्रांसफार्मर आ रहा है, उसको इम्पीडेंस से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी ये 5 नंबर वाली बस आ गई, और इसके आगे और इसको यहां से मिला सकते हैं कि या तो ग्राउंड कर दो या मिला दो। ये क्लियर है। चाहे आपको ऐसे भी मिल सकता है ये नॉर्मल, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट्स, जैसे ये वाला 4 है, ये 2 है, ये 1 है, ये ध्यान रख सकते हो, एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। नाउ वोल्टेज सोर्स की कोई भी वैल्यू आ जाएगी, मान लो EA मान लो, EB मान लो, कुछ भी हम एज्यूम कर लेते हैं, या E1 मान लो। E1 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी Z1, इसको आप E2 मानोगे या E4, ये 4 है या 5 है, 5, E4 2 मानो या E5 बोलूं, 2 सोर्स तो 2 है, लेकिन ये 5वीं बस से कनेक्टेड है, बस नंबर एक जस्ट है, नंबर है, बस कंफ्यूजन नहीं हो। तो बताओ क्या लिखूं, 2 लिख दूं, श्योर है, चलो ठीक है, यहाँ आ जाएगा, Z2 कर देता हूँ ना। बाकी जगह पे या तो Z1 Z2 ZC में कर लो, या ZA ZB ZC, वो तो किसी में भी दे सकता है, क्योंकि आपको ZA ZB नहीं देगा, आपको तो डेटा देगा। यहाँ पे ZA मान लो, ZB ZC ZD एंड ZE, ये क्लियर है। तो ये वाला या तो आपको ऐसे दे सकता है वो बना के, या फिर मान लो इस फॉर्म के अंदर दे देगा, तो इससे इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको ये वैल्यूज वहां पे दी हुई आएंगी, जो Z वाली जो वैल्यूज है वो आपको दी हुई आएंगी, ये मत एज्यूम करना कि ये वाली जो वैल्यूज है आपको दी हुई नहीं आएंगी, ठीक है। ये पहली बस है, ये दूसरी बस, ये तीसरी, ये चौथी एंड ये 5, ठीक है। नाउ अगर आपको ऐसा डायग्राम दिया हुआ मिल रहा है और उसमें डेटा है J1, तो अब ये बताओ ये Y का डेटा है या Z का,
ये y है या z? एक है माइनस का j, ये वाला पहला वाला y y ये वाला z का है, ये y का है। y क्या होता है एक्चुअल में? 1/z, 1/z होता है। तो z में हमेशा j आता था, हम मतलब कुल मिलाकर के होने में तो r और xl आता है z के अंदर, लेकिन रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर लेते हैं, तो z में ओनली क्या आ रहा है? रिएक्टेंस आ रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो j 1 आता है। नाउ y क्या होता है? 1/z। तो 1 आप जब भी j 1 करोगे तो आने में तो ऊपर मैग्नीट्यूड तो कुछ भी आ जाएगा, वो तो चलो अलग चीज है, लेकिन j जब ऊपर जाएगा तो कैसे? आप एक काम करो, j ऊपर नीचे j से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? j/j² इंटू 1। j² क्या होता है? -1, सो दैट इज -j। तो कभी भी मान लेना कि प्लस में आ रहा है, इसका मतलब उसने z दे रखा है, इम्पिडेंस दिया हुआ है, और माइनस में फॉर्म में, इसका मतलब उसने क्या दे रखा है? एडमिटेंस दे रखा है। ये क्लियर है? हाँ, अगर वो यूनिट दे दे कि 1 ओम, मतलब जेड दे रखा है, अगर वो बोले 1 मो, तो एडमिटेंस दे रखा है। तो इम्पिडेंस और एडमिटेंस में क्लियर है। नाउ हम कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे? वाई बस मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले तो हमने ये वाला बनाया सिंगल लाइन डायग्राम से, पर फेज सर्किट बना लिया। ठीक है, अब इस पर फेज से हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो z का डेटा है हमें y में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें क्या बनाना है? वाई बस मैट्रिक्स, एडमिटेंस मैट्रिक्स बनानी है। ठीक है, तो एक बार इसको बना लो, क्योंकि अभी एक साथ में, वैसे ये पर यूनिट के अंदर ही आ जाएगा, यहाँ लिख लेना, दिस इज पर फेज। पर यूनिट बनाना आता है ना, इक्विवेलेंट सर्किट। पर यूनिट स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था मैंने। v इक्वल्स टू आई इंटू जेड होता है, तो मतलब v मैट्रिक्स इक्वल्स टू आई मैट्रिक्स इंटू जेड। उसी तरीके से फिर हम 1/z को y बोलते हैं, तो i इक्वल्स टू वी वाई हो जाता है। क्या? 2 और 3, हाँ, ये यहाँ तक बस, ये पूरी, ये यहाँ 2 और 3 के बीच में डायरेक्टली जेड बी कनेक्टेड है। ठीक है, सिंगल लाइन डायग्राम है ये, लिख लेना सिंगल लाइन डायग्राम। जल्दी जल्दी करो। हो गया नहीं? नाउ
अब देखो, जैसे मान लो फर्स्ट बस है, तो फर्स्ट बस के ऊपर वोल्टेज क्या आ जाएगा, V1, मतलब नंबर लगा लेते हैं, वोल्टेज तो हर बस के ऊपर होगा, अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, ड्रॉप की वजह से थोड़ा बहुत अलग आ जाए। यहाँ का वोल्टेज V2, थर्ड बस पे V3, फोर्थ बस पे V4 एंड फिफ्थ बस पे V5। ठीक है, हाँ। इसको Z5 ही कर लो यार, क्योंकि वरना कंफ्यूजन एक आ जाएगा तुम्हें, क्योंकि फिफ्थ बस है ना, और E2 की जगह E5 ही कर लो। वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अगर तुमने लिख भी रखा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं। नाउ अब ये आपको Z में डेटा दिया गया है, इसको Y में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? Z इम्पिडेंस को एडमिटेंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1/Z। अगर मान लो आपको Y में लिखना है, तो आपको अगर ये डेटा दिया गया है, उसको क्या कर दोगे, 1/, यही करोगे। तो Y A क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1/ZA। वाई बी इक्वल टू 1/ZB, बेसिक यही है। नाउ यहाँ क्या आ जाएगा, वाई सी इक्वल टू 1/ZC एंड वाई डी इक्वल टू 1/ZD, या वाई ई इक्वल टू 1/ZD। ठीक है, इनका क्या होगा, सोर्स का सोर्स, जो सीरीज वाला पाथ है वो बन जाएगा पैरेलल, ठीक है, और वोल्टेज सोर्स बन जाएगा करंट सोर्स। तो यहाँ पे आपके एक तो इम्पिडेंस लगा दो, एक करंट सोर्स लगा दो। इम्पिडेंस की वैल्यू y1 इक्वल टू 1/Z1, और ये करंट बन जाएगा I1। I1 की वैल्यू कितनी आती है, E1/Z1 ले लो, और इधर एक इम्पिडेंस आ जाएगा। अगर इसको मैं Y5 ले लूँ, 5 ही लिखा है ना, 1/Z5, एंड एक करंट सोर्स आ गया जिसका नाम हम I5 दे लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया आपका, वाई बस के अंदर। तो अगर आपको Z का डेटा दिया जाए, मतलब आपसे पूछा गया वाई बस मैट्रिक्स या एडमिटेंस मैट्रिक्स, या मैट्रिसेस भी आता है, CES भी आता है, एक्स की जगह CES भी आता है, तो मैट्रिसेस भी बोल सकता है, मैट्रिक्स भी बोल सकता है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लोगे, आपको Z का डेटा देगा, ऐसे कंफ्यूज मत हो ना, सिंगल लाइन डायग्राम से वो बनवाना पड़ेगा आपको। J का डेटा तो Z का तो मिल ही जाएगा, फिर आपको इसमें कन्वर्ट करना, कर सकते हो वाई में, कुछ किया नहीं हमने कोई ज्यादा खास। ठीक है, इसको जल्दी से बनाओ, फिर हम वाई बस मैट्रिक्स बनाते हैं। हम्म, हाँ, और I1 की वैल्यू कितनी लिखूं मैं, E1/Z1। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/Z1 तो Y1 है, सो E1 इंटू वाई लिख सकते हैं। उसी तरीके से इधर E5/Z5, या फिर वापस को E5 इंटू Y5। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेन आपको इम्पिडेंसेस पे फोकस करो, क्योंकि आप ये वैसे लोड फ्लो स्टडी के अंदर काम आता है। तुम्हारे क्या आ गया एकदम से, गाड़ी का नंबर था, तो गाड़ी का नंबर याद नहीं रहता क्या? वो पूरा याद नहीं रहा, बीच का डी है कि व्यू कर दिया। ये जो नीचे वाला पॉइंट है, दिस इज रेफरेंस, ग्राउंड पोर्शन ही होता था ये,
रेफरेंस होता है ये। जल्दी करो बस, थोड़ा फास्ट बना लो। हो गया? यहाँ माइनस भी आएगा क्या? नहीं आएगा। रीजन क्या है? Z1 की मान लो वैल्यू J1 है, तो Y1 क्या होगा? 1/J1। जब आप J को ऊपर लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहां पे। तो आप खुद से यहाँ मत लगा देना। हाँ, फिर तो उल्टा हो जाएगा। V इक्वल टू क्या होता है? IZ। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि Y बस इंटू V इक्वल टू I मैट्रिक्स? लिख सकता हूँ क्या? I इक्वल टू VY। ये यहां से भी देख लो, I इक्वल टू मतलब होने को V अपॉन Z आता है, ठीक है? तो क्या हम 1/Z को Y लिख दें तो V इंटू वाई लिख सकते हैं? ये क्लियर है ना? अब मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो, सबसे पहले कौन सा आता है? जितनी भी बस होंगी ना, ये मान लेना उतनी ही साइज की आपकी वो बनने वाली है मैट्रिक्स। जैसे कितनी बस है इसमें टोटल? 5 बसेस काउंट कर सकते हो। 5 बस है तो इसके अंदर आपकी 5x5 की मैट्रिक्स बनने वाली है, ठीक है? तो फर्स्ट कंपोनेंट जाना है, तो अगर आप पहली वाली लाइन में लिख रहे हो, पहली रो में जा रहे हो, तो पहली रो है इसका मतलब आप पहली बस पे आ जाओ। फर्स्ट रो के अंदर अगर आप लिख रहे हो तो पहली बस के ऊपर आ जाओ। नो, यहाँ कंपोनेंट कौन सा आता है? 1 1। पहला वाला 1 1 ही होता है, दूसरा वाला 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर इधर 2 1, ऐसे कंटिन्यू चलता है। नाउ 1 1 देखना है, तो 1 से जितनी भी बसेस कनेक्टेड है वो सारी बताओ कौन कौन सी, मतलब 1 बस से कितने एडमिटेंसेस कनेक्टेड है वो बताओ। एक तो ये, और दूसरा YA, Y1 और IA। इसके अलावा और कोई कनेक्टेड नहीं है। करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स, इनको भूल जाओ। तो यहां पर आपका आ जाएगा 1 1 की जगह क्या लिखूं मैं? Y1 प्लस YA लिख सकते हो इतना? नो, अब 1 2 के बीच में देखो, 1 और 2 के बीच में क्या कनेक्टेड है? एक ही है। नो, जब सेम से सेम में देख रहे हैं ना कि 1 से टोटल कितने कनेक्टेड है, तब तो आप जस्ट ऐड करोगे। नो, जब एक से दूसरे में देख रहे हैं, 1 से 2 के अंदर जा रहे हैं, तो जो भी कनेक्टेड है उसके पास माइनस साइन एक्स्ट्रा लगाना है आपको। जैसे 1 से 2 में क्या कनेक्टेड है? वाई में बताओ, वाई में YA, तो क्या मैं यहाँ लिख दूं माइनस का YA, ठीक है? नेक्स्ट क्या आएगा? 1 3, 1 से 3 में कौन सा कनेक्टेड है? ये नहीं देखना है आपको, सिर्फ डायरेक्ट कनेक्शन चाहिए। मतलब बीच में कोई दूसरी बस आ गई तो हम काउंट नहीं करेंगे। क्या डायरेक्ट कनेक्शन है 1 से 3 का? कोई नहीं है तो 0। 1 से 4 का? 1 से 4 का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, सेकंड बस बीच में आ रही है तो 0। 1 से 5th बस का नहीं है तो 0, ठीक है? 2 1 का बताओ। 1 वाई माइनस लगाऊं या नहीं? माइनस आएगा क्योंकि दूसरे में देख रहे हैं, सेम टू सेम नहीं देख रहे। माइनस का YA। 2 से 2 2 2, जो 2 2 का मतलब हुआ 2 से जितनी भी कनेक्टेड है एडमिटेंसेस वो सारे बता दो। सेकंड बस से
एक तो 2 से ये कनेक्टेड है, एक 2 से ये कनेक्टेड है, एक 2 से ये भी कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। तो तीनों की वैल्यूज बता दो। वाई ए प्लस वाई बी प्लस वाई सी, सी है ना ये फोर्थ से कनेक्टेड, डायरेक्ट नहीं है ना 2 से, ये फोर्थ आ रखा है बीच में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन सा आएगा? माइनस थोड़ी लगाना है इनके, खुद से खुद में नहीं लगाना है। नेक्स्ट 2 से 3, 2 से 3 में कौन कनेक्टेड है? ऊपर से कनेक्टेड है ना, क्या है? लेकिन सर क्या? डायरेक्ट ही है ना। एक सेकेंड, तुम्हारे दिमाग में से आ रहा है ये कि मैंने नंबर यहाँ लिख दिया 2 और 3 यहाँ लिख दिया, तो तुम्हारे दिमाग में नीचे वाला आ रहा है। भाग तो ऊपर वाला भी तो है, ये भी तो पूरी बस सेकंड बस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। वो भी तो मतलब भाई जीरो कौन सा वाई ए? मतलब ऐसे में पढ़ रहा हूँ ना। नहीं नहीं, ये बस आपकी ये है, यहाँ से एक आके कनेक्ट हो रहा है, ये 3 कनेक्शन आ रहे हैं, तो ये पॉइंट एक है, ये पूरा पोटेंशियल यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेम है। जैसे तुम्हारे, एक चीज बताओ, 1 से मैं 4 में क्यों नहीं गया? क्योंकि पहले एक इम्पिडेंस तो आ गया, फिर इस बस को क्रॉस करके जाना था। यहाँ 2 से 3 के अंदर जाने के लिए इधर तो एक बस आ रही है, तो ये वाला काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कोई बस है? कोई बस नहीं है। तो 2 से 3 के अंदर क्या कनेक्टेड है? वाई बी। माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं? माइनस लगेगा, सो दिस इज माइनस का वाई बी। सही है। नेक्स्ट 2 से 4, 2 से 4 वाई सी माइनस का वाई सी, एंड 2 से 5 0। 2 से 5 में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, बीच के अंदर बसेस आ जाती हैं, तो 0। अब नेक्स्ट बता दो 1 से 3, मतलब सॉरी 3 1 3 1 0, 3 1 तो आपका 0 आएगा। नेक्स्ट 3 से 2, देखो तो सही, 3 से 2 में क्या कनेक्टेड है? ऊपर से है माइनस का वाई बी। ठीक है, 3 3 वाई ई और वाई 3 से एक तो ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, तो क्या आ जाएगा? वाई बी वाई डी और वाई वाई डी प्लस वाई ई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कौन सा आएगा? 3 4, 3 से 4 में क्या कनेक्टेड है? वाई डी वाई डी। माइनस का है प्लस का? माइनस वाई डी। एंड फिर नेक्स्ट आएगा 3 से 5, 3 से 5 में माइनस का वाई ई। ठीक है, 4 to 1 0। ठीक है, 4 to माइनस का या प्लस का? माइनस का 4 2। ठीक है, सी है ये। 4 3 माइनस का वाई डी। 4 5 4 से 5 में एक बस को क्रॉस करना पड़ रहा है, बस को क्रॉस नहीं करना, 0। अरे सॉरी, ये 4 4 है, पहले 4 4 है, 4 4 दो ही है, ये और ये। कौन सा ऊपर वाला? ये तो 3 से कनेक्टेड है और ये 2 से कनेक्टेड है, 4 से डायरेक्टली थोड़ी कनेक्टेड है। 4 से वाई सी और वाई डी, तो यहाँ जाएगा वाई सी प्लस या माइनस? प्लस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आएगा 4 से 5, क्या है? 0। ठीक है, नाउ 5 1 0, 5 2 5 3 माइनस का वाई ई, और जो 5 4 5 4 0, 5 5 ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो वाई ई प्लस वाई 5, ये वाली हो जाती है आपकी कौन सी? वाई बस मैट्रिक्स। तो कभी भी ये दिया हुआ है तो ये बना सकते हो। ठीक है, तो आपसे बेसिकली इतनी बड़ी मैट्रिक्स तो वो बनवाएगा नहीं, या तो वो ये कर सकता है कि मान लो ऐसे पूछ ले कि 4 1 क्या आएगा डेटा, या 4 4 का क्या डेटा आएगा। जैसे आपसे ये चीज पूछ के बोल ले कि वाई 4 4 क्या होगा,
और ऐसे आसान वाला तो देगा नहीं, मेन देगा जैसे मान लो 2 से 3 का या 2 2 का देगा आपको। इसका तो जैसे मान लो आपसे दिया बेसिकली कि 3 और 5 के बीच में क्या होगा वो तो सब बता देंगे, कंफ्यूजन कहाँ करेगा, यहाँ कहीं करेगा। ठीक है, मेनली बाई वन वन दे सकता है, ये वाला मिलेगा या कोई और मिलेगा? और ही मिलेगा, एक से थोड़ी देगा। नहीं मतलब ये तो पर फेस में कन्वर्ट कराना हमने। हाँ हाँ, इससे ये पहले बनना ही नहीं, वो सिंगल लाइन में तो इतना तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर डिप्लोमा लेवल पे। वो बस इसके नाम भी देगा, बसेस के नंबर दे देगा, नंबर दे देगा। नंबर दे देगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं करके। ये गिरा के मानेंगे यार, वायरलेस होना चाहिए। नो, इसको थोड़ा मैं वोल्टेज की फॉर्म में लिख दूं चाहे, मतलब ओनली वाई बस पूछे तो ये है, बाकी यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो, वोल्टेज लिखना है V1 V2 V3 V4 V5। मतलब पहली बस के लिए लिखा था वन का लिए, वन के ऊपर वोल्टेज था V1, ये सेकंड बस के ऊपर डेटा था सारा, मतलब सेकंड के ऊपर ही लिखा, 2 से 1 2 से 2 2 से 3, तो 2 का वोल्टेज V2, 3 का वोल्टेज V3, 4 का वोल्टेज V4 एंड 5 का V5 इक्वल्स टू करंट, करंट ही आएगा। नाउ पहली बस के ऊपर करंट कितना था, I1। ठीक है, सेकंड बस पे कोई नहीं दिया हुआ, जीरो, थर्ड पे भी नहीं दिया हुआ, फोर्थ पे भी नहीं दिया हुआ, फिफ्थ पे I5। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन बन गई आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन। अब मेनली आपको जैसे ऐसी इक्वेशन देके भी पूछा जा सकता है कि इस V1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, नाउ एक चीज और मेरे को देखो, चलो आप इसको जोड़ लो और यहाँ पे इनका एडिशन आपको लिखना है, इधर थोड़ी सी इधर जगह रखना, ये सही से बनाना थोड़ा जगह रख के, क्योंकि हर एक का डेटा क्या है नीचे वाले का थोड़ा बड़ा आता है। ठीक है ना, टेबल में। नाउ इधर एडिशन करना है तो साइड में थोड़ी, मतलब ज्यादा बड़ी जगह नहीं, मतलब एक लाइन की सिर्फ, मतलब एक इतनी सी जगह चाहिए इधर। हाँ बस, मतलब इनका रो का सम करना है यहाँ पे, वो रो का सम आप लिखो जल्दी से, बनाओ। पहली वाली वाई बस मैट्रिक्स हो गई, दूसरी वाली बस वोल्टेज मैट्रिक्स, एंड वो जो आगे वाली बनी हुई है वो करंट इंजेक्टेड इनटू द सिस्टम मैट्रिक्स। आप ऐसे मान लो ओनली अगर वाई बस बनवाए ना तो डीएक्टिवेटेड सर्किट चाहिए, मतलब वोल्टेज सोर्स हो तो उसको शॉर्ट सर्किट से डिनोट कर देना, करंट सोर्स हो तो ओपन से। तो पहले वाले में एक बार शॉर्ट से करोगे तो डायरेक्टली वाई वन वाला नीचे कनेक्ट हो जाएगा। आज बाकी लोग कहाँ चले गए। और वैसे ये तो मैंने ट्रिक बताई है ऐसे लिखने की, ये वैसे ट्रिक से नहीं लिखा जाता, मेनली इक्वेशन बनी है, इक्वेशन से ये डेटा आया है। मतलब हमने जिस तरीके से अभी पढ़ा है ना वैसे रियल के अंदर नहीं है, ये तो ट्रिक है कि डायरेक्टली वाई बस बनाने की।
जैसे 1 से 3 के अंदर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, 1 से 3 में नहीं है ना, 1 से 3 के अंदर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो इम्पीडेंस कितना होता है वहां का जहाँ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होता है ना, इनफाइनाइट ही होता है। मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो, बीच में लाइन टूटी हुई हो, तो इम्पीडेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। तो एडमिटेंस कितना होगा? 1 अपॉन इनफाइनाइट, दैट इज 0। तो इसीलिए हम 0 लेके चलते। ये हो गया। इन सब के एडिशन लिख सकते हो यहाँ पे। पहली वाली रो का एडिशन कितना आ रहा है? y1, क्योंकि y1 प्लस y a माइनस y a, तो y a से y a तो कैंसिल आउट हो जाएगा। जीरो। थर्ड का, फोर्थ का जीरो, फिफ्थ का y5। इस एडिशन से क्या कोई कंक्लूजन दे सकते हो? नहीं। जिस बस के ऊपर ये रेफरेंस बस है ग्राउंड के थ्रू, जहां पे जिस बस पे शंट ब्रांच प्रेजेंट है, उसी में एडिशन आ रहा है। तो जिस रो का एडिशन आ रहा है, मतलब समझ लो जैसे फर्स्ट रो का एडिशन आया, तो पहली बस के ऊपर क्या है? शंट ब्रांच प्रेजेंट है। अगर जीरो आता है एडिशन, इसका मतलब शंट ब्रांच उस बस पे प्रेजेंट नहीं है। तो इस मैट्रिक्स से आप ये भी बना सकते हो, जैसे आपको देखो डेटा चाहिए 1 से 1 का चाहिए, अब आपको ये नहीं पता, अब आपको y1 और y1 कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है, ठीक है? तो कभी भी ये वाला जो डेटा है डायगोनल वाला, इसको छोड़ दो, आप इन पे आ जाओ। 1 से 2 के बीच में क्या कनेक्टेड है? माइनस वाई है, तो माइनस का तो उल्टा करना चाहिए, तो 1 से 2 में एक वाई लगा दो, लगा सकते हो। फिर 2 से 3, मतलब 1 से 3, 1 से 4, इनमें कोई कनेक्शन है ही नहीं, फिर इनके अंदर आ जाओ बाकियों में। नाउ ये वाले बचेंगे आपके। तो एडिशन से आप देख लो कि शंट ब्रांच प्रेजेंट है, तो पहले y1 लगा दो, बाकी जो बचा हुआ है वो दूसरी साइड आपके ऑटोमेटिकली लगा हुआ ही आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि ये उल्टा बनवाएगा नहीं आपसे, इसलिए वो करने की जरूरत नहीं है। बना लोगे? चलो इसमें लिख लो, या चलो एक नोट करके लिख लो अलग से। इफ एडिशन इज जीरो, इफ एडिशन ऑफ रो ब्रांच, मतलब ये जो एडिशन है ना ये, इफ एडिशन ऑफ रो इज जीरो, दैट मीन्स no present, that means no shunt branch is present, no shunt branch is present. And next point, if addition of row is non-zero, if addition of row is non-zero, so equal, that means non-zero, that means shunt branch is present, shunt branch is present. ये बनाओ।
फाइंड वाई बस मैट्रिक्स। फाइंड वाई बस मैट्रिक्स। उसको रटना मत, उसको मत देखना। हाँ, वो तो समझने के लिए बस लिखा था। हाँ, डायरेक्ट वैल्यूज। ना ना गलत है। इसका सही है। y निकालेंगे। यस, ये डेटा z का है। ये डेटा z का है ना, J1। अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, नॉर्मल अगर j आ जाए तो समझ जाना वो z दिया है उसने, तो पहले इसको y में कन्वर्ट करना है आपको। 1 अपॉन ही होगा। j भी तो 1 अपॉन में जाएगा। जैसे इसका क्या होगा, j 0.1 का बता सकते हो? अगर आप इसको y में डेटा लिखो तो मतलब अलग पेन से लिख लेना, या तो यही लिखो तो, या फिर अलग से डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या क्या हो सकता है? 10 हो जाएगा। और एक सेकेंड, 1 अपॉन j 0.1। ठीक है, नाउ j से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो j स्क्वायर 0.1 यही आएगा। j स्क्वायर क्या होता है? -1। एक्चुअल में आयोटा क्या होता है? अंडर रूट -1। मतलब j एक तरीके से अंडर रूट -1। तो j का स्क्वायर, j स्क्वायर हमेशा याद रखना -1 होती है। ठीक है, तो माइनस यहाँ आएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ माइनस का j अपॉन 0.1। 0.1 तो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 10। ठीक है, तो यहाँ क्या जाएगा इसकी जगह? -j10। उसी तरीके से बाकियों का भी लिखो। हाँ, मतलब y इक्वल टू लगा के लिखना, y इक्वल टू, ये आपको डेटा z का दिया है, इसका y क्या आ जाएगा? j4। बाकी लोग भी निकाल के देख लो, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है। वाई बस मैट्रिक्स में सब में जब j है तो j को बार कॉमन ले लेना चाहिए। अब j तो सब में ही आ रहा है, j देन कॉमन ले सकते हो।
इस डेटा के सामने लिख लेना ये आपको z का डेटा दिया गया था। पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे y में। फिर तुमने गड़बड़ करी क्या? इसको तो माइनस लगा दिया, इसके नहीं लगाया। नहीं ये 1 1 है ना, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी -4 है। 10 माइनस का है ना, तो वो इसकी भी वैल्यू -j4 और इसकी वैल्यू -j10, ये तो सबकी सेम आ रही ना। फिर मैट्रिक्स 1 1 का क्या होगा? -j बाहर ले लेंगे। j को तो देखो मैंने बाहर ले लिया, ये y मैट्रिक्स बना रहे हैं, y बस मैट्रिक्स। j को मैंने बाहर, y वाला ही कंसीडर करना है, दो नहीं। z वाला तो हटा दो, या तो अलग डायग्राम बना लो, मतलब ये वाला नहीं लेना है आपको काम में। z वाला काम में नहीं लेना, y वाला काम में लेना है, ठीक है। नाउ 1 से 1 में क्या कनेक्टेड है? 1 1, एक तो -j10 एक -j4, ठीक है। j को तो मैं ऑलरेडी बाहर ले चुका हूँ, तो मतलब माइनस मत लो, माइनस अंदर ही रखो। माइनस का 10 माइनस का 4, ये आएगा। नाउ 1 से 2 के बीच में क्या कनेक्टेड है? 1 से 2 0, और 1 से 3 तो मतलब माइनस का j को तो हटाई दो, अब j तो बाहर ले लो, -4। अब 1 से 3 में जाना है, माइनस भी लगाना है, माइनस लगाते हैं ना 1 से 3 में, इनमें जाते हैं, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। 2 1 0 2 2 मतलब -10 और -4 कितने बने? -14 -14, ठीक है। इसके माइनस थोड़ी लगता है, डायगोनल वाले के माइनस नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट आएगा 2 3, 2 3 में माइनस का 4 है, तो 2 अलग अलग है तो इसका माइनस लेना है, तो मतलब ये क्या बन जाएगा? 4, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है? 3 1, 3 1 के अंदर माइनस का 4 लगा हुआ है, इसका मतलब ओनली 4, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 2, मतलब 4 प्लस का आ जाएगा। नेक्स्ट 3 3, एक तो माइनस का 4 है, एक माइनस का 4 है, मतलब -8 बना सकते हो ये। देखो आप गलती कहाँ करोगे, या तो ये माइनस लगाने में 1 3 या 1 2, तो इसकी थोड़ी प्रैक्टिस रखनी है और याद रखना है। दूसरा इससे कन्वर्ट करने में, बाकी सिंपल है ये, मतलब कुछ ज्यादा खास है नहीं इसमें। ये हो रहा है क्या? ये हो रहा है क्या? नहीं, बस हो गई, बन गई। देखो आपसे जल्दी पूछा जाएगा तो बस एक पूछ लेगा y14 क्या है कंपोनेंट, बस खत्म। दूसरा से पूछ ले, एक मैट्रिक्स देखे कि शंट ब्रांच प्रेजेंट है या नहीं है, आप इसका सम करके देख लो। 0 आ रहा है तो शंट ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, शंट ब्रांच प्रेजेंट है और उसकी वो जो वैल्यू आ रही है उतने की लगी हुई है। मतलब जैसे मान लो फर्स्ट रो की आ गई, तो फर्स्ट रो और रेफरेंस के बीच में उतने की बस है। जैसे पहले वाले का सम कितना आ रहा है? -10, तो -10 की लगी हुई है शंट ब्रांच, लग रही है। नाउ दूसरी रो का भी -10, उधर भी -10 की लग रही है। तीसरी रो का सम 0, कुछ लग ही नहीं रहा। क्लियर है ना? y0 का मतलब इम्पीडेंस इनफाइनाइट, मतलब नो कनेक्शन, ठीक है। ये लग रहा है क्या इस मैट्रिक्स में? yij इक्वल टू yji, मतलब y जैसे 12 इक्वल टू y21, y मतलब उल्टा कर लो, एक साइड जैसे मान लो 2 3 लिख रहे हो तो उस साइड 3 2,
तो ये वैलिड है या नहीं है? एक हो रहा है सर, एक पे हो रहा है y13 इक्वल टू y3। एक पे ही नहीं, सब पे, कोई सा भी आप ले, सब अलग अलग। मतलब कोई भी वैल्यू ले लो, 2 1 ले लो, चाहे 1 1 ले लो, कोई भी ले लो, जो इच्छा है वो ले आप। इवन हमने 5x5 की ली है मैट्रिक्स पहले वाली, उसके अंदर जाके चेक करो, 5x5 की मैट्रिक्स पहले वाली 5x5 की थी, उसमें भी वैलिड है क्या ये? उसमें भी हो रहा है सर। हो रहा है? इसका मतलब ये है, इधर देखो, ये कितना था, ये तो -14, नो, ये आता था 1 1 1 2 1 3, दिस इज 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। नाउ अब कोई भी एक बार डेटा मेरे को बताना, कोई भी रैंडम बता दो। 1 1, ठीक है, 1 1। नाउ y 1 1 है तो इनको आपस में इंटरचेंज करना है, मतलब y 1 1 ही आ रहा है क्या? ये तो सेम है। y 2 2 y 3 3 तो सेम आ जाएंगे, y 3 1, तो y31 इक्वल्स टू y13 है क्या? मतलब इन दोनों को आपस में रिप्लेस किया मैंने, 3 और 1 को, चेक करके बताओ। ठीक है। सही है। और कोई डेटा? y23 हो जाएगा y32, जस्ट रिवर्स करो, हो रहा है। और कोई? इवन पहले वाली 5 तक ले लो, मतलब पहले वाला मैट्रिक्स देखना 5x5 का, उसमें कोई भी आप डेटा चूज कर लो खुद के हिसाब से, 4 2 का 2 4 पे देख लो, 3 4 का 4 3 पे देख लो, चाहे 5 2 का 2 5 पे देख लो, सभी रैंडम देखोगे आपस में, सब जगह है। तो मैं क्या फाइनल बोल सकता हूँ कि वाई आई जे इक्वल टू हमेशा वाई मैट्रिक्स में वाई जे आई होगा। तो कभी भी अगर आपको एक मैट्रिक्स जैसे बनी हुई आ जाए और उसमें ना, ये पूछ लिया जाए ये कितने होंगे, इधर देखो, ये मैट्रिक्स है, इसमें ये डेटा पूछा जहाँ क्रॉस है, ये कितने आएंगे? एक साथ आ जाएगा। देखो ये कितना होता है, 3 1, और ये होता है 3 2, ये इक्वल हो जाएगा 1 3 के, 1 3 कौन सा है, 7, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, 3 2 किसके इक्वल होता है, 2 3, तो 2 3 का मतलब 5। तो याद रखो ये ऐसे है ना, हमेशा इमेज होती है एक तरीके, सॉरी ये यहाँ मैंने 5 किया है, यहाँ गलत लिख दिया, ये हमेशा इसकी इमेज होती है, ये वाला 5 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा। तो कभी भी मैट्रिक्स देके भी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है डेटा, क्लियर है ना? स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, डायगोनल के रेस्पेक्ट के अंदर इमेज बन रही होती है, ठीक है। नाउ अब ये मत सोचना कि y11 का तो वही सेम है, चाहे आप उल्टा करोगे तो सेम ही निकल रहा है ना, इसलिए बाकी सबके हमेशा डेटा डबल डबल मिलेंगे, और मैक्सिमम जो केस आते हैं ना वैसे नॉर्मल केस में वो जीरो आएंगे, वाई बस मैट्रिक्स है ना उसमें जीरो खूब आएंगे, जैसे पहले वाली जो रियल में आपने बनाई थी ना वाई बस मैट्रिक्स, उसमें जीरो बहुत थे, ठीक है। तो इसमें लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, क्वेश्चन इनमें से बनता है। इसमें पता भी लग जाएगा सर हमने सही किया है कि यस हाँ यस ये तो थोड़ी सी मैटर वो अलग थी, वो मैथ वाली थी, ये थोड़ी ऐसी टाइम मतलब सॉल्व तो हम उसी तरीके से कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, नंबर 1, वाई बस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वाई बस मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक तो स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा कि जो मैट्रिक्स की साइज है ना 5x5 3x3 2x2 4x4 ऐसे आएगी, दूसरा सिमेट्रिक है, आप डायगोनल के रेस्पेक्ट के अंदर इमेज ही बनती है, कॉपी होती है पूरी, स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लिया, नीचे ये लिख लो वाई आई जे इक्वल टू वाई जे आई, ब्रैकेट में क्लोज कर लो ये वाला,
ये लिखने की थोड़ी जरूरत है, तो समझ जाओगे ना इसका मीनिंग क्या है। मतलब जस्ट डायगोनल नहीं, जस्ट उल्टा, मतलब आई जैसे 3 1 लिखा है इसका मतलब वो इक्वल होगा 1 3 के, 4 2 लिखा है इसका मतलब वो इक्वल होगा 2 4 के। इवन आप मान लो 7 2 लिखा है वो 2 7 के इक्वल हो जाएगा, इसका मीनिंग ये, ठीक है। चाहे कितनी भी बड़ी मैट्रिक्स है सब में ये वैलिड होगा। नेक्स्ट, द साइज ऑफ वाई बट्स मैट्रिक्स इक्वल्स टू, द साइज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स इक्वल्स टू कितनी होगी साइज, साइज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, जितनी नंबर ऑफ बस हैं, लेकिन अदर देन रेफरेंस बस। रेफरेंस का मतलब जो ये नीचे वाली ग्राउंड बस आती है ना, ये रेफरेंस बस होती है, इससे जा रहे होते हैं, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू लिखो द नंबर ऑफ बसेस वाई, द साइज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स इक्वल टू द नंबर ऑफ बसेस अदर देन द रेफरेंस बस, अदर देन द रेफरेंस बस। अदर देन द रेफरेंस बस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, नंबर लगाते चलना। थर्ड पॉइंट, द डायगोनल एंट्रीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, द डायगोनल DIOGONL डायगोनल एंट्रीज ऑफ वाई बस मैट्रिक्स, diagonal matrix, sorry, diagonal entries of y bus matrix is called self admittances, diagonal entries of y bus matrix is called self admittances or driving point admittances, driving point admittances, self admittances और ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंसेस। तो कौन से की बात कर रहा हूँ, कौन कौन से होते डायगोनल, जैसे इसमें बता सकते हो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, तो इनको क्या बोलेंगे डायगोनल। तो इनका नाम क्या, मतलब वैसे क्या बोल देंगे इसके अंदर मैट्रिक्स वाई बस के अंदर, सेल्फ एडमिटेंस या ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस, ठीक है। तो आपको जैसे नंबर दे सकता है वो, मान लो उसने 1 1 दे दिया, 1 3 दे दिया, 3 1 दे दिया, 3 2 दे दिया, मतलब कोई भी चार डेटा, मतलब ऐसे याद मत करो क्योंकि चार मैं अलग अलग बोल दूंगा, चार डेटा देते हैं उसमें से ये पूछ सकता है इनमें से ऑफ मतलब कि ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस कौन सा है, कर लोगे सेलेक्ट, आसान है ना। मतलब याद रखने ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इसी में, या तो इसी में लिखो या मतलब नंबर चेंज मत करना, नीचे वाली लाइन में लिख लो बस, नंबर चेंज मत करना। वेयर एज ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ओ डबल एफ कर लो, ऑफ डायगोनल एंट्रीज, ऑफ डायगोनल मतलब जो डायगोनल नहीं है, ऑफ डायगोनल एंट्रीज इज कॉल्ड म्यूचुअल एडमिटेंसेस, म्यूचुअल एडमिटेंसेस और ट्रांसफर एडमिटेंसेस, ट्रांसफर एडमिटेंसेस। तो उसको सेल्फ एडमिटेंस या फिर ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस बोलेंगे, और इसको जो ऑफ डायगोनल हो गया, जैसे 1 3 हो गया, 2 3 हो गया, 7 2 हो गया, 7 6 हो गया, ये सारे ऑफ डायगोनल है, इसको म्यूचुअल एडमिटेंस बोल दो या ट्रांसफर एडमिटेंस। मतलब म्यूचुअल का मतलब डायगोनल एक ही होता है हमेशा, स्टार्ट यहाँ से करना है ना, यस, मतलब 1 1 2 2, अब तुमने ये लिया तो ये तो 1 3 है, सेल्फ थोड़ी है, ये डायगोनल का मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8, ये सब डायगोनल एंट्रीज के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इनका एक ही कंपोनेंट प्रेजेंट रहने वाला, बाकी सबके दो आएंगे 2 से 1। अब तुम ही सोचो, जब आप 1 से 2 पे जा रहे थे, काउंट कर रहे थे, वही 2 से 1 में काउंट होगा, इसीलिए ये स्क्वायर सिमेट्रिक बन रही है, क्योंकि यहाँ जो 1 से 3 में गए थे वही सेम चीज 3 से 1 में उल्टा काउंट किया था आपने, सेम ही तो किया था,
तो इसी वजह से ये आपकी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकली थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट लिखो, नो दो चीजें निकलेंगी, या तो आप वाई आई आई निकालोगे या वाई आई जे, मतलब या तो वाई सेम सेम मतलब वाई टू टू या वाई टू थ्री टू फोर टू फाइव। नाउ सेम सेम के लिए अलग मेथड मैंने बताया था और इनके लिए अलग, यही था। तो सबसे पहले लिखो वाई आई आई इक्वस टू ब्रैकेट में लिखो सम ऑफ एडमिटेंसेस directly connected to bus I, sum of admittances directly connected to bus I। यही था क्या, सम ऑफ एडमिटेंसेस डायरेक्टली कनेक्टेड टू बस आई, मतलब थर्ड बस पे लेना है तो वाई थ्री थ्री हो गया, आई बस का मतलब हो गया एक तरीके से जो भी आप लेना चाहते हो, क्लियर। नेक्स्ट वाई आई जे इक्वस टू, ब्रैकेट लगाना लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा लो पहले ही, हाँ बाहर बाहर माइनस आ जाएगा ना, माइनस ऑफ ब्रैकेट में लिखो अब नेट एडमिटेंसेस connected between bus I and bus J, बस I and बस J, ठीक है। याद रखना ये स्टार में कर लेना कि कैसे हम बनाते हैं। नेक्स्ट, तो ये बनाना आसान है क्या इसको, वाई बस मैट्रिक्स जैसे और दूसरी आएगी ना जेड बस, तो अगर आप जेड बस के बारे में बात करो तो जेड बस को बनाना आसान नहीं होगा, ना ही मॉडिफाई करना। वाई बस को बनाना भी आसान है, मॉडिफाई करना भी आसान है। तो लिखो वाई बस मैट्रिक्स इज इजी टू फॉर्म, हाँ वाई बस मैट्रिक्स इज easy to form and easy to modify, y bus matrix is easy to form and easy to modify, easy to form and easy to modify। नेक्स्ट पॉइंट, y बस मैट्रिक्स आपकी कहाँ काम आएगी, लोड फ्लो स्टडी के अंदर काम आती है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, y बस मैट्रिक्स इज यूज्ड इन, y bus matrix is used in load flow studies, y bus matrix is used in load flow studies, load flow 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 studies। नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चीज बताओ, पावर सिस्टम में लगभग कितनी बसें होती है हमारी, क्या एक बस दो बस होती है, कितनी, बहुत सारी बसें होती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पावर भेजी फिर वहां रोकी होगी आपने फिर दूसरी जगह भेजी होगी, तो ऐसे बहुत सारी जगह आएंगी। नाउ एक बस मैक्सिमम कितनी बसेस के साथ कनेक्ट होगी डायरेक्टली, मतलब क्या सबके साथ होती है, हर बस कोई भी, मतलब दो के साथ हो जाएगी, चार के साथ हो जाएगी बस, मतलब तीन चार से ज्यादा तो जाएगी नहीं ना, कोई भी मतलब आपकी बस है, मतलब बस का मीनिंग जैसे एक तरीके से जहाँ आपने एक रोक रखा है वहां हो सकता है आपने सब स्टेशन में रोका हो या आपका ग्रिड हो या कहीं और भी हो, कोई जनरेटिंग स्टेशन हो, वो सारे काउंट हो गए, जितने भी बिजली घर है वो सारे इसमें आ जाते हैं, ठीक है। इवन आपने एक अलग पॉइंट बना रखा है रोड के ऊपर ही, वहीं पे दो लाइनें आपस में आके मिलती हैं, वो वाला भी आपका पॉइंट काउंट होगा बस के अंदर। तो एक बस डायरेक्टली कितनों से कनेक्टेड होगी, सबसे कनेक्टेड होगी क्या, मतलब तीन चार से कनेक्टेड होगी। नाउ अब मान लो कि कोई बस तीन चार से डायरेक्ट कनेक्टेड है, तो मैं फर्स्ट जैसे मान लो कि मेरी टेबल बन रही है 20/20 की मेरी मैट्रिक्स है, 20 बस है, तो 20/20 की मेरी मैट्रिक्स बनेगी, एक बस आपकी चार से कनेक्टेड है, तो पहली बस चार से कनेक्टेड है, तो पहली में जो 20 एंट्रीज आएंगी उनमें से चार ही तो आएंगी नॉन जीरो, मतलब पहली बस मान लो चार से कनेक्टेड है 2 3 4 5, ठीक है, तो y11 आ जाएगा एक, तो y12 आ जाएगा, y13 आ जाएगा, y14 और एक y15, चार से कनेक्टेड है तो, ठीक है। नाउ y16
0, y17 0, y18 0, y19, अब y20 तक कितना है, मतलब सॉरी y19 y जो भी आगे चलता जाए, अगर चलो 199/9 ले लिया और भी आगे चल जाता है डेटा तो नो, मतलब रो और कॉलम का अलग काउंट होता है, 1 2 आ जाता है, फिर वो 120, ठीक है, 110 111, मतलब इस तरीके से आगे चलता है। तो नाउ जितने भी डेटा आएंगे वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो मैक्सिमम इसमें जीरो मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, मैक्सिमम जीरो मिलने वाला है। तो इसके अंदर ये मान लो लगभग 70 80 90% तो आपके जीरो ही आता है, कुछ आता नहीं है रियल के अंदर। हाँ, आप फील नहीं कर पाओगे, आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल्स वगैरह। तो इसमें लिखूं, हाँ, इन ए पावर सिस्टम एनी बस इज कनेक्टेड टू, इन पावर सिस्टम, in power system any bus is connected to at maximum at maximum at maximum ऐसे लिख लो 3 to 5, ये 3 to 5 at maximum 3 to 5 other buses, other buses, चाहे 100 बस का सिस्टम हो तो भी 3 से 5 से मैक्सिमम कनेक्टेड हो सकती है। और पावर सिस्टम के अंदर वैसे 100 क्या 200 बसें आती है, उससे भी ज्यादा आएंगी आपके अदर बसेस। हेंस वाई बस मैट्रिक्स इज ए, हेंस वाई बस मैट्रिक्स इज ए Sparks matrix, SPARX. Y bus matrix is a Sparks, SPARX, Sparks, SPARX, Sparks matrix having around 80 to 95%, 80 to 95% zero entries, 80 से 85 मतलब सॉरी 95% जीरो एंट्रीज होंगी इसके अंदर, जीरो एंट्रीज, ठीक है। अब ये बताओ डायगोनल एंट्रीज भी जीरो हो सकती है या नहीं हो सकती, हो सकती है। जैसे मान लो कि पांचवी बस है, ठीक है, उसकी वैल्यू जीरो है, इसका मतलब क्या है, पांचवी बस किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो बस ही कनेक्टेड नहीं हो तो सिस्टम से ही बाहर हो गई। अगर 5 आपका जीरो आ गया, इसका मतलब क्या है, 5 से कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, यही है, तो 5 तो अलग ही हो गई, फिर उसको काउंट ही क्यों कर रहे हो, इसका मतलब तो ये हो गया आप तो किसी अदर सिस्टम की नॉर्मल बस को यूं ही उठा लिया, जो आपसे कनेक्टेड है उसी को काउंट करोगे। तो कभी भी आ सकता है कि अगर कनेक्टेड है कोई भी बस आपसे, तो उसका वाई वाई मतलब जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो कभी जीरो आ सकते हैं, वो कभी भी जीरो नहीं आ सकते। तो ब्रैकेट में लिख लो डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो, हाँ, डायगोनल एंट्रीज आर इसी के अंदर ब्रैकेट में नॉन जीरो, डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपसे 4 ऑप्शन दे दे कोई भी नॉर्मल की डायगोनल एंट्रीज की वैल्यू क्या है, एक तो उसने नॉर्मल डेटा दे दिया, कोई भी वैल्यू दे दी, ठीक है, दूसरा उसने क्या दे दिया, एक में जीरो, एक में इनफाइनाइट, एक में नन लिख दिया, तो कभी भी जीरो हो सकता है वो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होगी ही होगी, डायगोनल एंट्रीज कभी जीरो नहीं होगी। नो, नेक्स्ट पॉइंट कर लो, शंट ब्रांच का भी लिखाई देता हूँ, चलो मतलब वो एडिशन वाला लिखा दूं, द सम ऑफ रो एंट्रीज लिख लिया था ना, फिर रहने दो, वो प्रॉपर्टीज में भी आता है, हाँ नोट करके लिख लिया ना, कि अगर जो एडिशन है वो जीरो आ जाए इसका मतलब शंट ब्रांच प्रेजेंट नहीं है, अगर एडिशन आता है तो है, ठीक है। चलो मॉडिफिकेशन थोड़ी आता है तुम्हारे, चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ, मतलब वैसे थोड़ा हाई लेवल है, नॉर्मल बस लिखा ही रहा हूँ, ठीक है।
ए 100 bus power system, a 100 bus power system, हाँ, a 100 bus power system has y bus matrix. A 100 bus power system has y bus matrix which is 90% sparks, SPARX, which is 90% sparks. sparks का मतलब जीरो, 90% sparks, ठीक है। फुल स्टॉप लगा के फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन द सिस्टम, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इन द system, find the number of transmission line in the system. हम्म? 10 कनेक्टेड है ट्रांसमिशन लाइन, 100 एंट्री आ जाएगी, उसमें से 90% जीरो है। तो ट्रांसमिशन लाइन कितनी होंगी देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? ए 100 बस पावर सिस्टम हैज y बस मैट्रिक्स विच इज 90% स्पार्क, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी आएंगी मैट्रिक्स में? टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज आपकी 10,000, टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज। देखो जितनी भी बस आती है ना, इधर देखो 100 बस है तो 100 इंटू 100 मतलब 100 रो में और 100 कॉलम के अंदर। जैसे 2 बस का मैट्रिक्स हो तो 2 बाई 2 4 आ जाता था, कि 5 का होता था तो 5 वाली बस में 25 था, 5 इंटू 5 किया था तो ये आ गया आपका 10,000, ठीक है। तो इतनी आपकी टोटल एंट्रीज है, ठीक। इनमें जीरो वाली एंट्रीज कितनी, टोटल नंबर ऑफ 90%। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो देख लूं मैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, 90% तो स्पार्क्स है, 90% तो जीरो है, सिर्फ बचे हुए 10% का मतलब इसका 10% आ जाता है आपका 1000। मेरे से पूछ ले भाई कोई डाउट है तो फिर आगे चलते हैं। 1000 एंट्रीज आपकी क्या हो जाएंगी नॉन जीरो, मतलब 90% तो गई, 10% ही नॉन जीरो आ रही है, 90% आपकी जीरो है। अब ये नॉन जीरो एंट्रीज है तो ट्रांसमिशन लाइन 1000 बोल दूं या कितनी बोलूं? 1000 नहीं होगी, ये जो 1000 नॉन जीरो है इसमें डायगोनल भी है और नॉन डायगोनल भी है, एंट्रीज डायगोनल भी है और नॉन डायगोनल भी है। तो डायगोनल कितनी एंट्रीज होंगी? 100। पूरी 100 बस की मैट्रिक्स में क्या एक भी डायगोनल का एलिमेंट जीरो आ सकता है? नहीं आएगा। तो 100 तो ऑलरेडी डायगोनल वाली आ रही होगी, 100 डायगोनल जो नॉन जीरो होंगी प्लस 900 ऑफ डायगोनल, ठीक है। नो अब क्या पूछ रहा है ये? तो नंबर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कितनी आएंगी? जो भी आपकी डायगोनल को तो हटा दो, अब आपको चेक करना है 1 से 2 में, 1 से 3 के अंदर वही काउंट दे रहा है डेटा, मतलब आपकी जो डेटा आता है ना, जैसे डायगोनल को आपने हटा दिया, नाउ 1 से 2 के बीच में ये बताता है कि 1 से 2 में ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है या नहीं। अगर नॉन जीरो है इसका मतलब कनेक्टेड है, अगर वैल्यू जीरो है इसका मतलब कनेक्टेड नहीं है। तो नॉन जीरो वैल्यूज आ रही है 1 3 1 4, इधर आ जाता है मान लो 2 3 2 1, ऐसा कुछ आता है ना, 3 1 3 3 4। नाउ
हाँ, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन प्रेजेंट है। नाउ 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेके अगर मान लो 4 बस है, एक से चौथी बस के बीच में ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है, तो क्या एक से चौथी के बीच में जो डेटा आएगा वो नॉन जीरो आएगा या नहीं आएगा? 1 से 4 के बीच में नॉन जीरो आएगा। नाउ 4 से 1 के अंदर वो भी नॉन जीरो आएगा। तो मतलब 4 से 1 के अंदर एक ही कनेक्टेड थी, लेकिन नॉन जीरो कितनी जगह आया? 2 जगह पे। तो ट्रांसमिशन लाइन एक आती है तो उसका 2 जगह नॉन जीरो आता है, तो टोटल नॉन जीरो, पहले तो ऑफ डायगोनल को देखना है और उसका आपको हाफ कर देना। हाँ, तो 900 बटे 2 दैट इज 450 ट्रांसमिशन लाइंस आपके प्रेजेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन है। आधी सेम ही रहती है ना सर, हाँ इतनी उसकी वो बिल्कुल, पहले वाले में भी चेक कर लो, चाहे क्वेश्चन में नॉर्मल। इसमें कितने नॉन जीरो आ रहे हैं? 7 नॉन जीरो हैं टोटल, तो उसके अंदर से फिर माइनस कर दो डायगोनल वाले। एक दो तीन चार चार बजे सा- सात है ना, दो जीरो 4 बज गए, चार बजे ठीक है। 4, अब 4 को आपको डिवाइड करना रहेगा 2 से, तो 2 बचा, तो 2 ही है क्या ट्रांसमिशन लाइन, चेक करना। एक 1 से 3 में, एक 2 से 3 में, बस। वो तो बाकी तो 3 से ग्राउंड में, मतलब 1 से और 2 से तो ग्राउंड में है। अरे ये रही ना ट्रांसमिशन, 1 और 2, अच्छा 2 ही तो प्रेजेंट थी, ये तो ग्राउंड है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, उधर भी देख लो, ये वाला, ये जो मेन एंट्री बनाई थी ना आपने, इसके अंदर नॉन जीरो वाले काउंट कर लो टोटल, देखना है यहाँ काउंट करो, इसको मत काउंट करना, 1 वाली और 5 वाली, चाहे काउंट करके चेक कर लो। 10 25 10 15 10 बजे 5 डायगोनल वाले नहीं करने ना सर, 5 डायगोनल को तो माइनस ही करना है, उसी को माइनस मतलब टोटल नॉन जीरो बताएगा ना वो, फिर डायगोनल को माइनस कर दिया, फिर आए हुए को हाफ कर लो, तो उतनी है 5। तो ऐसे ही डेटा आपको ट्रांसमिशन लाइन निकाल सकते हो उससे। आ गया ना क्लियर? हम्म, ये नहीं आएगा, ये समझाने के लिए बताया, ये प्रॉपर्टीज है ना, ये आएंगी, ये आ सकती, ये वाला तो थोड़ा एक मतलब समझने का है। इसमें इतना दिमाग नहीं लगा ना, ऐसा नहीं देखा, उसको खुद को भी तो आना चाहिए समझाने के लिए किसी को। सर मतलब जैसे ये इसको काउंट नहीं करना, इसके बीच में एक ट्रांसमिशन लाइन, यस, फर्स्ट बस और सेकंड बस के बीच में। टोटल 5 है क्या हुआ? ऊपर से चला गया क्या? सर नहीं समझता है, समझ में आ गया सर, समझ में तो आया क्या? बढ़िया बस अच्छा, ये है बढ़िया जैसा तो कुछ नहीं। देखो एक मॉडिफिकेशन का मैं तुम्हें फोटो में ही बता देता हूँ, क्योंकि वो आएगा नहीं यार। एक ग्रुप पे एक फोटो आई होगी। तुम व्हाट्सअप नहीं रखते या नेट नहीं रखते? व्हाट्सअप फिर रखते ही हो, टेलीग्राम और कुछ टेलीग्राम रख ले, उस पर हम भेज देंगे। नहीं, फिर भी और कोई चीज कुछ नहीं रखते? नहीं वैसे सही चीज है ये, क्योंकि इससे एक बार के पास में या तो देख ले नो,
माइनस किस एंट्री के बीच में लगता था हमेशा? 1 2 1 3 ऑफ डायगोनल के। हाँ, मतलब डायगोनल में माइनस नहीं लगाते थे, ठीक है। नाउ अब कोई आपने क्या किया है, एक शंट ब्रांच कनेक्ट कर दी है। मान लो कि शंट ब्रांच एक्स्ट्रा आपने कनेक्ट करी है कोई भी बस के साथ में, जैसे एम बस या कोई भी सेकंड बस, थर्ड बस, फोर्थ बस के साथ में कनेक्ट करी है। तो आप क्या करोगे, जो भी वाई बस की मैट्रिक्स है ओल्ड, उसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? ये जो पहले लिखा हुआ ना, 1 -1 -1 1 और इनटू वाई ए, मतलब वाई ए क्या है? उसका एडमिटेंस है जो नई ब्रांच आपने कनेक्ट किया है। तो ये मैट्रिक्स के साथ में हम ऐड कर देंगे। बस एंट्रीज किसके साथ ऐड करनी है? जो एम वाली है ना एंट्रीज, उन्हीं के साथ। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, इसको इसको तो क्या निकलेगा? जैसे आप देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप इधर वाई ए, ठीक है। ये एम और एन बस के बीच में कनेक्ट कर रखा है इसने, तो पहला वाला एम और एन बस के बीच में, तो वाई ए दूसरा वाला एम और एन के बीच में चला जाएगा, दैट इज माइनस का वाई ए, ठीक है। नीचे वाली तीसरी एंट्री आएगी माइनस का वाई ए जो एन एम में जाएगी। जैसे 1 और 3 के बीच में मैंने कनेक्ट किया, तो पहली एंट्री 1 3 में चली जाएगी, फिर दूसरी जाएगी, मतलब पहले जैसे देखो 1 और थर्ड बस के बीच में मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, तो पहली एंट्री है 1 1 1 3, ठीक है। दूसरी वाली यहाँ वाली जो एंट्री जाएगी वो किसके लिए चल जाएगी फिर? 3 1 3 1 और ये वाली 3 3 के लिए। तो इस अकॉर्डिंग उनको एडिशन करते हैं मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स तो आपके आएगी नहीं ज्यादा। दूसरा वाला कि अगर मान लो खुद की बस के साथ में ऐड करते हैं और आप रेफरेंस बस के साथ में ऐड कर दोगे, तो ओनली वाई ए के साथ में ही आपको ऐड करना है मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर रिमूव करना है तो वाई ए की जगह बस नीचे माइनस है, तो ये आपके नहीं आएगा। हाँ, बस वो माइनस का वाई ए से गुणा करना है। बस इसको याद रख लेना कि अगर यही डायरेक्टली दे दिया जाए तो क्या करना है, बाकी क्वेश्चन नहीं देगा वो आपको कभी भी। ये क्वेश्चन देखो ऐसे लेंदी क्वेश्चन बन जाते हैं थोड़े से, तो वो होंगे नहीं, ठीक है। नो, जेड बस मैट्रिक्स क्या होगी फिर? तो बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स हेडिंग डालो जेड बस मैट्रिक्स। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज तो वाई बस मैट्रिक्स बनाना और प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको खींचने से रेजोनेंस हो गया काम, जब फ्रीक्वेंसी मैच खा जाती है ना तो दिमाग सुन्न हो जाता है। चलो, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स, बस इम्पीडेंस मैट्रिक्स स्लैश जेड बस मैट्रिक्स स्लैश जेड बस मैट्रिक्स स्लैश जेड बस मैट्रिक्स। ये आया था वी वाई इक्वल्स टू आई, ठीक है। नाउ अगर मैं y को उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा? इनवर्स y मैट्रिक्स का इनवर्स इनटू i। और अगर आपको बताओ तो v इक्वल्स टू वैसे i इंटू z होता है, सो दिस इज z इंटू i। तो z मैट्रिक्स कैसे निकालोगे? z बस मैट्रिक्स, जो भी आपको y बस मैट्रिक्स दी हुई है उसका हम इनवर्स कर देंगे। इनवर्स कैसे करते हैं वैसे? ये 1/, वाला इनवर्स नहीं होता है एक्चुअल में। जो भी एक तो पहली चीज एडजॉइंट a अपॉन मॉड a, वो सब कर देते, मैट्रिक्स के अंदर आते तो वो आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। बेसिक बस ये याद रखो, z बस इक्वल टू y बस इनवर्स, 1/, वाला फंडा नहीं है। डायरेक्टली प्रॉपर्टीज ही लिख लो तुम। हाँ, ये तो लिख लो, मतलब या तो ये लिख लो, अगर वो तुम्हें पता है नहीं है तो वो भी लिख लो। मेन ये इसकी तरह से मैंने लिखा है।
अगर तुम्हें वो पता है तो बस डायरेक्टली लिख सकते हो। इसको नीचे वाले को ब्रैकेट में बंद कर लेना। तो क्या जितनी वाई बस की साइज थी उतनी जेड बस की भी होगी साइज, या अलग होगी? साइज सेम ही होगी क्योंकि इन्वर्स ही ले रहे हैं। और एक चीज और इसके अंदर भी है, ये भी आपकी स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी, लेकिन याद रखना इसको फॉर्म करना आसान नहीं है। वाई बस जेड बस मैट्रिक्स को फॉर्म करना आसान नहीं है, वाई बस का इन्वर्स लेना पड़ता है। उसमें तो कुछ नहीं करना, आपने जोड़ जोड़ के देख लिया, इन्वर्स लेना आसान नहीं होता है। मैट्रिक्स में पढ़ा था बहुत पहले, वही वैसे ही लेना। हाँ, तो इनवर्स 3/3 का ही बहुत बड़ा बन जाएगा, 2/2 का ही नहीं बन पाता है। अगर 5 वहाँ 5/5 का भी आपको दे देगा ना वाई बस में, 5 बस का भी, तो भी आप बना लोगे, लेकिन इसका नहीं कर पाओगे। इवन 3 बस का भी अगर उसने दे दिया ना गलती से, तो वो नहीं होगा, उसमें टाइम चाहिए काफी। ये थोड़ा टफ पड़ता है कंपेयर टू वाई बस, ये थोड़ा हार्ड होता है। तो इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बस लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ जेड बस। Properties of Z bus. Number one, Z bus matrix is a square symmetric matrix. Z bus matrix is a square symmetric matrix. Square symmetric समझते हो ना? यही square symmetric matrix having same size as that of Y bus. Having same size as that of Y bus. मान लो आपको वाई बस की साइज नहीं बताई, तो कैसे बताओगे फिर जेड बस की साइज? अगर वाई बस की साइज पता है कि 7/7 है, तो इसकी भी 7/7, लेकिन बता ही नहीं उसकी, तो उसकी कितने किसके इक्वल होती थी साइज? नंबर ऑफ बस के इक्वल। तो नंबर ऑफ बसेस को काउंट करके हम इसकी भी बता देंगे, नंबर ऑफ बसेस के इक्वल ही तो होती थी। जैसे 5 बस की मैट्रिक्स थी तो 5/5 की मैट्रिक्स बनी थी, अगर 3 बस की मैट्रिक्स थी तो 3/3 की मैट्रिक्स बनी हुई है उसकी, देख लो ना पीछे। ना ना, ट्रांसमिशन लाइन वो तो ये नॉर्मल एक एग्जांपल बताया था कि ऐसे निकाल कैसे रहे। वो तो क्वेश्चन क्या है, आसान था, फिर दिख भी रहा था, मैंने सोचा करवा ही देते हैं, तो उस अकॉर्डिंग करवा दिया। लोग क्या टफ क्वेश्चन तो है नहीं। नो, इसमें पावर सिस्टम में ऐसे रहता है, देखो पेपर बनाने वाले पे डिपेंड करता है कि अब उसकी जो सोच है ना वो एक ही तरफ होगी, या तो वो जनरेशन का आदमी हो सकता है, या ट्रांसमिशन में चल रही होगी, या ये वाला जो पोर्शन चलता है ना फॉल्ट वाला, ये तो फॉल्ट वाला ये तो डिजाइन करेगा नहीं पेपर जेई लेवल का, क्योंकि उसके अंदर तो वो न्यूमेरिकल बनाता है। न्यूमेरिकल वाले से ये जो जितने भी फॉल्ट वगैरह स्टडी है, फॉल्ट स्टडी आप कर रहे हो, तो फॉल्ट स्टडी के अंदर क्या करोगे बेसिकली, फॉल्ट कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है वही कैलकुलेशन है, तो वो हमारी कैलकुलेशन नहीं होती है। जैसे आप लोगों ने स्विच गियर वाला पार्ट है वो आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उनमें से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इस वाले पोर्शन में से कम बनते हैं। जिनका वो पार्ट मजबूत होता है ना जनरेशन, उसको गेट का बिल्कुल नहीं आता है, ये वाला पोर्शन नहीं आता। आधों को तो ये नहीं पता होता जेड बस मैट्रिक्स चलती कैसे है, वाई बस मैट्रिक्स होती क्या है, लोड फ्लो के अंदर क्या करते हैं, पावर फ्लो क्या है, क्योंकि जनरेशन आता ही नहीं है गेट के अंदर, तो जिसने जनरेशन पढ़ा है वो एक अलग आदमी होगा। तो क्वेश्चन थोड़े रिलेवेंट हो जाते हैं पर्टिकुलर। तो इसमें लिखो, ये तो कर लिया ना पहली लाइन, ये लिख लो जेड आई जे इक्वल टू जेड जे आई। नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड प्रॉपर्टी, the diagonal entries of Z bus matrix are called, the diagonal entries of Z bus matrix are called open circuit
driving point impedances are called open circuit driving point impedances, and off diagonal entries are called open circuit transfer impedances. Open circuit transfer impedances. Open circuit transfer impedances. नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, वही नाम है एक तरीके से, सेम ही तो नाम है, बस एडमिटेंस की जगह हमने इम्पीडेंस लिखा है, बाकी वो चेंज थोड़ी हुआ है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, जेड बस मैट्रिक्स इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. वो थोड़ी आसान थी, ये थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी. जेड बस मैट्रिक्स इज डिफिकल्ट टू फॉर्म. जेड बस मैट्रिक्स इज डिफिकल्ट टू फॉर्म and difficult to modify. Z-bus matrix is difficult to form and difficult to modified, and it is used in fault studies. ये अंडरलाइन रख लेना. And it is used in fault studies. It is used in fault studies because of its usefulness in fault studies. Because of its usefulness in fault studies. Now ये याद रखना, वाई बस मैट्रिक्स किसमें काम में आती है? लोड फ्लो स्टडी में, और जेड बस फॉल्ट स्टडी के अंदर, कि फॉल्ट होगा, किस लेवल का होगा, कितनी करंट पास करेगी, इन सब चीजों में काम आएगी. नाउ वाई बस मैट्रिक्स आपके स्पार्क्स मैट्रिक्स थी, मतलब मैक्सिमम एंट्रीज क्या होती थी? जीरो होती थी ना मैक्सिमम एंट्रीज, स्पार्क्स एंट्री. ये वाली आपकी फुल मैट्रिक्स निकलेगी. फुल जेड बस मैट्रिक्स इज फुल मैट्रिक्स. रेयर चांस, बहुत रेयर. जेड बस मैट्रिक्स इज फुल मैट्रिक्स. तो जितने का भी बन जाए ये सारी फुल बनने वाली. जेड बस मैट्रिक्स इज फुल मैट्रिक्स. तो अब एक चीज बताओ, ये फुल मैट्रिक्स आ रही है तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगी. चलो टफ तो है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन भी ये साथ में दे देगी. एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, जेड बस मैट्रिक्स गिव्स additional information. Z-bus matrix gives additional information about the system in comparison to the Y-bus matrix. ठीक है, ये वाला हो गया. मॉडिफिकेशन है नहीं, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन बन सकता है. प्रॉपर्टीज से ही बनेगा, न्यूमेरिकल नहीं बनेंगे. तो जो वाई बस का आपने बताया ना, लोड